गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डेफिनेशन की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VSD, ventricular septal defect. It is an congenital defect in which a hole or opening present in wall या septum that separate the right and left ventricles, यानी कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट का, उसके बीच में डिवाइडिंग पार्ट होता है, एक दीवार होती है जिसे सेप्टम बोलते हैं। उस दीवार के अंदर होल या ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है किसी भी कंजेनाइटली या किसी भी कोज की वजह से। तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, उसके अंदर किसी भी कोज की वजह से, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से यहाँ पे होल या ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है। ये सेप्टम कंप्लीटली रूप से फ्यूज नहीं हो पाया है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, एक ओपनिंग बन चुकी है। तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो VSD को लीड करते हैं। तो कोई एग्जैक्ट कोज तो पता नहीं है, बट जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन आने के कारण क्या हुआ, सेप्टम कंप्लीट रूप से फ्यूज नहीं हो पाया, आपस में कनेक्ट नहीं हो पाया, इस वजह से वहाँ पे क्या एक ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जीन में अल्ट्रेशन आने के कारण भी क्या हुआ है, वहाँ पे सेप्टम कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो वो भी किसको लीड कर देगा? VSD को लीड कर देता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन जो रहेगा वो पैथोफिजियोलॉजी रहेगी कि किस टाइप से ये VSD क्रिएट होता है और किस टाइप से ये बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट ए ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके अंदर ओपनिंग या होल क्रिएट हो चुका है कुछ भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। अब जैसे ही ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी तो किसको लीड करती है? इट अलाउज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू पास एब्डोर्मली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल थ्रू द ओपनिंग। अब जैसे ही होल क्रिएट हो चुका था, क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। जो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, क्योंकि बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ हायर सिस्टोलिक प्रेशर देन द राइट वेंट्रिकल्स। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसके अंदर सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है उस वॉल पे, क्योंकि पूरी जो ब्लड वो बॉडी को पंप करना पड़ता है किसको, लेफ्ट साइड के जो हार्ट होता है वेंट्रिकल्स है उसको, इसलिए वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। उस फोर्स की वजह से क्या होगा, लेफ्ट साइड से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ओके, तो जैसे ही लेफ्ट साइड से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड मूव करता है तो किस कंडीशन को लीड करता है? इट क्रिएट हाई प्रेशर और फ्लूइड ओवरलोड इन द पल्मोनरी वेसल्स, क्योंकि राइट साइड के हार्ट से ही तो पल्मोनरी जो आर्टरी जुड़ी हुई है और वहाँ से राइट साइड में आ जाएगा, तो राइट साइड में पूरा वेनस ड्रेनेज हो रहा है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा ब्लड और आ रहा है और ये फिर पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा, तो राइट साइड के हार्ट में भी प्रेशर क्रिएट होगा, साथ में जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, अब जैसे ये प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो किसको लीड कर देगा? इट लीड मेक द लंग्स एंड हार्ट हैव टू वर्क हार्डर। ये क्या कर देगा, जो हार्ट के और लंग्स के फंक्शन को बहुत ही कठिन बना देगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड आ चुका है राइट साइड में बहुत ज़्यादा, साथ में पल्मोनरी वेसल्स के अंदर, तो वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड की वजह से उनका जो फंक्शन है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो अब आपको लाइव सिचुएशन दिखा देते हैं कि किस तरीके से ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड में आता है और पल्मोनरी वेसल्स के अंदर ओवरलोड क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे ही ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड से जो ब्लड है जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड के वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है और उससे ये उसके बाद ये पल्मोनरी वेसल्स में चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। ओके, इस वजह से ये राइट साइड में मूव कर जाता है ब्लड, इस टाइप से जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इस टाइप से पल्मोनरी ओवरलोड साथ में राइट साइड के जो हार्ट चैम्बर है उनके अंदर ओवरलोड क्रिएट हो जाएगा, जिससे उसके फंक्शन में अल्ट्रेशन आ जाएंगे, उनके फंक्शन बहुत ही कठिन हो जाएंगे और अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, और इसी से रिलेटेड अपने को अब साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं।
तो अब मूव कर लेते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, और नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा अपना साइन एंड सिम्टम्स, कि किसी बेबी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो चुका है तो कौन कौन से टाइप के सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट वन जो सिम्टम है वो रहेगा फास्ट एंड ट्रबल ब्रीथिंग ड्यू टू लंग्स कंजेशन कोज बाई पल्मोनरी ओवरलोड। क्या है, सांस है वो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, साथ में सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि डिस्ने की कंडीशन भी लीड हो जाती है। अब ये हो क्यों रही है, क्योंकि लंग्स के अंदर कंजेशन हो चुका है। अब लंग्स के अंदर कंजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल्स है उसका पूरा ब्लड राइट साइड में आ रहा है, और उसी से तो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट है, वो लंग्स के अंदर सप्लाई कर रही है। तो अब पल्मोनरी ओवरलोड होने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कंजेशन हो जाता है लंग्स के अंदर। तो क्या हो जाएगी, फास्ट एंड ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि डिस्ने की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। इस तरीके से बेबी को क्या होगी, डिस्ने की कंडीशन होगी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, साथ में टेकिपनी हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू इनकम्प्लीट बॉडी ब्लड नीड, कि हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि जो बॉडी की जो नीड है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि वेंट्रिकल से जो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के अंदर जाना चाहिए था वो पूरा जा नहीं रहा, क्योंकि आधा ब्लड कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए बॉडी तक कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ताकि बॉडी तक कंप्लीट ब्लड सप्लाई हो सके। ओके, नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं, टायर्डनेस, बेबी क्या हो जाएगा, थकान, बहुत ज़्यादा थकान होगी उसे ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट और लंग्स एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या एनर्जी बर्न होगी, इसलिए वहाँ पे बेबी को थकान होगी, साथ में इनकम्प्लीट जो नीड ब्लड है वो हो रहा है, यानी कि ब्लड की नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही बॉडी की, और साथ में हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी बढ़ चुकी है तो एनर्जी बर्न होगी, तो इसी के साथ बेबी के अंदर टायर्डनेस यानी कि थकान देखने को मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं, पुअर फीडिंग ड्यू टू फास्ट एंड ट्रबल ब्रीथिंग। पुअर फीडिंग होगी, बेबी अच्छे तरीके से फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत स्पीड से उसकी ब्रीथिंग चल रही है, सांस बहुत जल्दी जल्दी ले रहा है, तो वो फीड कब कर पाएगा, क्योंकि सांस लेने में उसको क्या फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो फीडिंग भी नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सिम्टम, एनलार्ज लीवर बिकॉज ऑफ ब्लड पुश इनटू द राइट वेंट्रिकल्स दैट कॉज डिक्रीज वेनस ड्रेनेज इन द राइट एट्रियम। जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में आएगा तो ये ऊपर की ओर जो राइट एट्रियम में भी प्रेशर क्रिएट करेगा, और पूरा जो बॉडी का वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, राइट साइड में, तो राइट साइड में पहले से ही इतना ब्लड है तो वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से लीवर के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, जो लीवर ड्रेनेज करता है, पोर्टल जो पूरे पोर्टल सर्कुलेशन का जो ब्लड होता है वो ड्रेनेज करता है, तो इस वजह से वो पूरा ब्लड वहाँ पे कंजेस्ट हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, इस वजह से हेपेटोमेगाली यानी कि एनलार्ज लीवर की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो सिम्टम रहेगा, पुअर वेट गेन ड्यू टू द पुअर फीडिंग एंड इंक्रीज हार्ट एंड लंग्स एक्टिविटी दैट कोज मोर एनर्जी बर्न। जैसे पुअर वेट गेन हो रहा है, क्यों, क्योंकि पुअर फीडिंग कर रहा है बेबी, अच्छी तरीके से फीडिंग भी नहीं कर पा रहा है, साथ में जो हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी बढ़ने से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, इसलिए बेबी का वेट क्या है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, ग्रोथ है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं और बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कि किसी बेबी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो चुका है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको वीएसडी हुआ है या फिर कोई अदर कंडीशन डेवलप हुई है। तो फर्स्ट वन जो मेन होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर हम साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टाइप की डिजीज़ या डिसऑर्डर क्रिएट हो चुका है किसी भी पर्सन के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन रहेगा अस्कल्टेशन करते हैं, और अस्कल्टेशन में अपने को क्या देखने को मिलेगा, अस्कल्टेशन का मतलब होता है इसमें हर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है एचसीपी होता है वो लंग्स की साउंड को स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनता है, इन दिस प्रेजेंट मरमर साउंड, इसमें मरमर साउंड होगी क्योंकि ओपनिंग के थ्रू ब्लड है क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल्स में पुश हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे मरमर साउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेगा वो होगा कार्डियक कैथेटराइजेशन, और कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करते हैं और क्या पर्पज होता है इसका और किस तरीके से काम करता है। दिस इज डन टू मेजर वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है, मेरे रूप से राइट साइड के वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो चुका है या पल्मोनरी वेसल्स में, तो उनको उस प्रेशर को मेजर करने के लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे में अपने को क्या देखने को मिलता है अगर किसी को वीएसडी हुआ तो चेस्ट एक्सरे शो
हार्ट एनलार्जमेंट एंड पल्मोनरी ओवरलोड। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, हार्ट का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ पे पुशअप हो रहा है, राइट साइड में, और राइट साइड में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है ब्लड का, तो इस वजह से जो हार्ट का क्या है एनलार्जमेंट हो जाता है, साथ में पल्मोनरी ओवरलोड भी देखने को मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन पे चलते हैं, और ये रहेगा अपना इकोकार्डियोग्राम। और ये क्या है, एक टाइप का इमेजिंग टेस्ट है, इसमें इमेज देखते हैं हार्ट की और किस तरीके से हेल्प करता है। इट इज़ कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है क्योंकि इसी से हम पता लगा सकते हैं इमेज देख के कि एक्चुअली में ओपनिंग कितनी परसेंट है और कहाँ पे परसेंट है। दिस टेस्ट कैन शो द पैटर्न एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द सेप्टल ओपनिंग। जो सेप्टल ओपनिंग से किस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है और कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, कौन सी साइड में हो रहा है और कितनी ओपनिंग प्रेजेंट है, हाउ लार्ज ओपनिंग इज प्रेजेंट, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द इकोकार्डियोग्राम। ओके, इसलिए इसको कन्फर्मेटिव टेस्ट बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वी डन द इकोकार्डियोग्राम, जिससे क्या होगा, वी कैन आइडेंटिफाई द opening, how large opening is present and how much blood flow push up into the left to right ventricles also. Okay, next one इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर क्या है, ईसीजी करते हैं, और ईसीजी का मेन काम क्या होता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करना। इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इट शो एबनॉर्मल रिदम एंड हार्ट मसल्स स्ट्रेस। ये क्या करती है, इट आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो किस तरीके से हो रही है, हार्ट कितनी सही तरीके से पंप कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मसल्स के अंदर स्ट्रेस तो नहीं आ चुका है, यानी कि मसल्स के अंदर स्ट्रेस की वजह से मसल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, तो क्या होगी, जो ईसीजी के अंदर जो वेव्स हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन आ जाता है। तो वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, ईसीजी के द्वारा। तो इस टाइप से क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वन जो सिनेरियो पे चलते हैं, और अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, कि किसी को वीएसडी हो चुका है यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया पूरा डायग्नोस्टिक करके फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कि कंफर्म हो चुका है वीएसडी है, तो अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ओपनिंग, तो वो साइज पे डिपेंड करता है। अपन इकोकार्डियोग्राम से वी कैन आइडेंटिफाई द ओपनिंग, साइज ऑफ द ओपनिंग बाय द इकोकार्डियोग्राम, क्योंकि इट इज़ ए कन्फर्मेटिव टेस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो द इमेज ऑफ द हार्ट। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसकी साइज को देख लेते हैं। अगर स्मॉल ओपनिंग है, इकोकार्डियोग्राम से हमें पता चला कि वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वो अपने आप ही ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर इकोकार्डियोग्राम शो कर रहा है कि देर इज ए लार्ज ओपनिंग इज प्रेजेंट, देन सर्जरी या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम फिक्स कर देते हैं, उस ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है मेडिसिन ओनली गिवन व्हेन सिम्टम्स प्रेजेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट तभी परफॉर्म करते हैं जब सिम्टम्स है। कई बार क्या होता है कि ओपनिंग प्रेजेंट होती है बट सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट की परफॉर्म की जरूरत है ही नहीं, सीधा सर्जरी करो या जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू क्या कर दें, उसको क्लोज कर दो, ओपनिंग को ख़त्म। मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। तो बात कर लेते हैं, अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो फर्स्ट वन डिजॉक्सिन देते हैं, जो कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होती है। ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट के फोर्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जिससे हार्ट अच्छे तरीके से काम कर पाए, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बढ़ गया है, ब्लड कंजेशन की वजह से अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो डिजॉक्सिन दे देंगे, अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, इजीली उससे वर्क कर पाए हार्ट। ओके, तो डोज कितनी रखते हैं, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली उसको डिजॉक्सिन प्रोवाइड करनी है अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, एसी इनिवेटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिवेटर्स। और ये किस तरीके से काम करता है, इट डिक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम बाय इनिबिटिंग द फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स। तो ये क्या कर देगा, जो एसी जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो एंजाइम है उसको क्या कर देगा, रोक देगा, और उसको रोक देगा तो क्या होगा, जो रीनल ट्यूबुल्स हैं वहाँ से फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से एसी इनिवेटर काम करता है। और इसकी डोज कितनी देनी है, तो इसकी डोज रहेगी 0.5 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, तो ये इसकी डोज रहेगी और इसका काम ये हो जाता है। नेक्स्ट वन जो मेडिसिन की बात करें, लूप डायबिटिक्स। और डायबिटिक्स का काम क्या होगा, इट डिक्रीज द फ्लूइड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग द रेनल एक्सक्रीशन एंड मेक हार्ट्स फंक्शन ईजियर। ये क्या करता है, फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। कैसे,
बाय इंक्रीजिंग द रीनल एक्सक्रीशन। ये क्या कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को घटा देता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है। अब जैसे ही एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा फ्लूइड का बॉडी से, तो क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हार्ट के फंक्शन को ईजिली बना देता है। और इसका एग्जाम्पल रहेगा लूप डायरेटिक का फ्यूरोसेमाइड। एंड डोज की बात कर लेते हैं। डोज रहेगी इसकी 1 to 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली देना इसको। ओके, अब नेक्स्ट मैनेजमेंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट मैनेजमेंट रहेगा ट्रांस कैथेटर क्लोजर। इसके अंदर क्या है, क्लोज कर देते हैं जो भी ओपनिंग है उसको कैथेटर की सहायता से। इन दिस टेस्ट ए टूल कोल्ड एम्प्लेटजर मस्कुलर वीएसडी ओक्लूडर। इसमें एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्लेटजर मस्कुलर वीएसडी ओक्लूडर। जो वीएसडी को, ओक्लूडर क्या है, किसी चीज़ को क्लोज करने वाली जो चीज़ होती है। ओक्लूजन का मतलब है क्लोज करना, किसी को बंद करना। तो ओक्लूडर क्या होगा, क्लोज करने वाले जो सामान होते हैं उसको ओक्लूडर बोलते हैं। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, एम्प्लेटजर मस्कुलर वीएसडी ओक्लूडर यूज करते हैं विद द कैथेटर के साथ में। द डॉक्टर गाइड्स द कैथेटर थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट। इसमें क्या करता है, डॉक्टर इस जो टूल से जो एम्प्लेटजर है उसको अटैच कर लेता है कैथेटर पे, और उस कैथेटर को कहाँ पे गाइड करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में इंसर्ट कर देता है। देन उसके बाद क्या करेगा, वंस द कैथेटर इन द हार्ट द डॉक्टर क्लोज डिफेक्ट विद एम्प्लेटजर ओक्लूडर। उसके बाद जो एम्प्लेटजर ओक्लूडर होता है उसको वहाँ पे फिक्स कर देगा, उसको वहाँ पे अटैच कर देता है, जिससे जो ओपनिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी। और जो कंडीशन हो जाती है वो क्या होगी, ट्रीट। इस टाइप के ये एम्प्लेटजर मस्कुलर वीएसडी ओक्लूडर आते हैं। ये क्या करेंगे, ओपनिंग के ऊपर फिट कर दिए जाएंगे, जिससे ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जैसे ही क्लोज हो जाएगी तो कंडीशन ट्रीट हो जाती है। अब आपको दिखा देते हैं किस टाइप से ये ट्रांस कैथेटर ओक्लूडर का यूज़ करते हैं और किस तरीके से ये ट्रीट कर देते हैं वीएसडी को। तो इस तरीके से कैथेटर की टिप पे लगा देंगे ओक्लूडर और इंसर्ट कर देंगे वेसल्स के थ्रू हार्ट में, और इस तरीके से जो ये सेप्टम डिफेक्ट प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, इस पर फिट कर देते हैं। इस साइड में फिट हो चुका है, साथ में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वापस से पुल करते हैं। जैसे पुल करते तो इधर से भी ये दूसरी साइड से भी क्या हो जाता है, इस तरीके से ये क्लोज कर देगा। और इस तरीके से जो एम्प्लेटजर ओक्लूडर है वो इसको क्लोज कर देता है और कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। जैसे क्लोज हो गया मतलब ब्लड सही तरीके से जाएगा, वापस से लेफ्ट से राइट साइड में नहीं आएगा, और इस तरीके से ये कंडीशन ट्रीट हो जाएगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की जो कंडीशन है वो। ओके, चलो नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट मैनेजमेंट रहेगा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर सर्जरी के थ्रू क्लोज करते हैं। और इसमें करते क्या, इन दिस द बाय स्टिचिंग एंड पेचिंग क्लोज द वीएसडी। इसमें स्टिचिंग के द्वारा या तो फिर वहाँ पे स्यूचरिंग कर दो टाँके लगा के, या कोई पेचिंग कर दो, या कोई भी सब्सटेंस है वहाँ पे लगा के उसको स्टिचिंग करके पेच लगा दो, ताकि वो पेच लगाने के बाद कंप्लीटली उससे ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी और कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे क्या कर दिया, पेच लगा दिया, और एक पेच लगाने किससे क्या हो गया, ओपनिंग क्लोज हो चुकी है, और क्लोज होने के बाद ट्रीट हो गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। किसी को वीएसडी हुआ है, चाइल्ड को अंदर आइडेंटिफाई हुआ है कि वीएसडी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन कौन से टाइप के नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करने। तो उसके एक्टिविटी को लिमिट करना है, लिमिट द बेबी एक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर पहले पुअर ग्रोथ हो रही है, पुअर फीडिंग कर रहा है, एनर्जी का लेवल बिल्कुल कम हो चुका है, हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी पहले से बढ़ चुकी है, तो एनर्जी की उसको सेविंग की ज़रूरत है। तो उसको एक्टिविटी को लिमिट कर देंगे ताकि एनर्जी बर्न ना हो फालतू में। सेकेंड वन जो रहेगा, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजिशन टू मेक रेस्पिरेशन ईजियर। सेमी फाउलर पोजिशन देंगे ताकि आसानी से लंग्स एक्सपांड हो सके और रेस्पिरेशन ईजी हो सके। ओके, डिसने की कंडीशन ट्रीट हो सके। नेक्स्ट वन, डिक्रीज द फ्लूइड इनटेक ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वहाँ पे पहले ही कंजेशन हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो रही है पल्मोनरी के अंदर एंड राइट साइड के अंदर, तो और एक्स्ट्रा उसको फ्लूइड नहीं देना है, उसके फ्लूइड इनटेक को क्या डिक्रीज कर देना बिल्कुल। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, गिव ऑक्सीजन थेरेपी इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, यानी कि रेस्पिरेशन बिल्कुल रूप से बंद हो चुका है और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यानी कि डिस्ने की कंडीशन वर्ज हो चुकी है, तब क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड करनी है अपने को। नेक्स्ट मैनेजमेंट रहेगा, प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन डाइट, अच्छी डाइट देनी, क्योंकि पुअर ग्रोथ हो रही है, उसकी फीडिंग वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो उसको सप्लीमेंट्री डाइट देनी है, अच्छी जो न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करनी है। अब बात कर लेते हैं गुड न्यूट्रिशन डाइट फॉर वीएसडी अफेक्टेड बेबी। किसी को वीएसडी है उसको कौन से टाइप की डाइट प्रोवाइड करनी है, तो सप्लीमेंटल हाई कैलोरी सप्लीमेंट्स देने हैं उसको। स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में बी एडेड टू फॉर्मूला और पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैलोरी। क्या करना है,
जो ब्रेस्ट से मिल्क निकाल लिया जाता है कंटेनर के अंदर, जो पम्प ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलाएंगे जो हाई कैलोरी हो जिनके अंदर, या फिर जो फार्मूला मिल्क होता है यानी कि जो गाय या भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी सप्लीमेंट मिलाते हैं और वो बेबी को फीड करवाते हैं ताकि एनर्जी का लेवल बढ़े और कंडीशन जल्दी से ट्रीट हो, उसकी ग्रोथ वगैरह ना रोके, ग्रोथ होती रहे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वन जो मैनेजमेंट रहेगा, जो डाइटरी मैनेजमेंट रहेगा, वो क्या है, सप्लीमेंटल ट्यूब फीडिंग। इसमें क्या है, एनजी ट्यूब के थ्रू फीडिंग करवाते हैं। ट्यूब पासेस थ्रू द नोज डाउन टू द इसोफेगस एंड इनटू द स्टोमक टू गिव सप्लीमेंटल फीडिंग। सप्लीमेंटल फीडिंग करने के लिए एनजी ट्यूब देते हैं क्योंकि वो खा नहीं पा रहा अच्छे तरीके से, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, ट्रैवल और फास्ट रेस्पिरेशन की वजह से वो फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या है, एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करके उसको सप्लीमेंट फीडिंग देंगे। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वीएसडी। किसी को वीएसडी हुआ है और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो कौन कौन से कंडीशन है क्या उनको लीड कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं अगर अनट्रीटेड वीएसडी रखा गया तो फर्स्ट वन हो जाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि पल्मोनरी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड के वेंट्रिकल्स में आने के बाद पल्मोनरी वेसल्स में जा रहा है, तो अगर वो कंडीशन ट्रीट नहीं की गई जल्दी से तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन एरिथमिया हो सकता है, क्योंकि हार्ट का वर्कलोड बढ़ा है, राइट साइड में बहुत ज़्यादा ब्लड आ चुका है, तो एरिथमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हार्ट फेलियर भी हो सकता है, अगर लॉन्ग टाइम तक बना रहा है एरिथमिया की कंडीशन, लॉन्ग टाइम तक बनी रही तो हार्ट क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा और किसको लीड कर देगा, हार्ट फेलियर को लीड कर देता है। ओके। और लास्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अब सब कुछ बंद हो चुका है, हार्ट फेलियर वगैरह भी हो जाता है, और अगर नहीं भी हुआ है, एरिथमिया की कंडीशन है और लंबे टाइम तक एनर्जी बर्न हो रही है, फीडिंग वगैरह नहीं कर पा रहे, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम्प्लीटली रूप से रुक जाएगी और ये एक मेन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।